नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी जोन पे। तो आज यानी डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह पाल जो पश्चिमी कमान के नए जीओसी एनसी की बात करते हैं। तो जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह पाल ने भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कमानों में से एक पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी जीओसी एनसी का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही साथ पश्चिमी कमान का जो सामरिक महत्व की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जो है ये चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा में है। यह कमान मुख्य रूप से जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों सहित पाकिस्तान से सटी हुई सीमाओं की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। 1947, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इस कमान ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्रों में नियुक्तियों की बात करें, भारतीय सेना का ढांचा कमान 7 की बात करें और सीमा प्रबंधन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए हम नाटो की बात करते हैं। तो नाटो का पूरा नाम जो है ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो साथियों, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और इसमें सदस्य देशों की हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 32 सदस्य देश हैं नाटो के अंतर्गत। नवीनतम सदस्य की बात करते हैं, स्वीडन जो है ये 32वां सदस्य बना है और फिनलैंड जो है साथियों ये 31 यानी 31वां सदस्य है। और यह एक सैन्य संगठन यानी कह सकते हैं सैन्य गठबंधन है, एलायंस है। और हम रक्षा चार्टर की बात करें, अनुच्छेद 5 जो है ये कहता है एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। आधिकारिक भाषाओं की बात करें, इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। और शीत युद्ध की इसकी स्थापना जो है इस सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए की गई थी। तो महासचिव की बात करते हैं तो मार्क रट वर्तमान में इसके प्रमुख महासचिव हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं, आईआईटी गुवाहाटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके का एआई का स्वास्थ्य समझौता की बात करते हैं। तो इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है ये भारत के प्रमुख तकनीकी आईआईटी गुवाहाटी ने चिकित्सा अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग एमएल के एकीकरण के लिए यूके की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को एक समझौता किया है। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, अनुप्रयोग की बात करें, इस साझेदारी का मुख्य रूप से 3D मेडिकल इमेजिंग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान और दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का उन्नत करने पर जोर देगा। और साथ साथ भारत यूके द्विपक्षीय संबंध जो है स्वास्थ्य संबंध के क्षेत्रों में एआई का उपयोग और डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़े प्रश्नों पर भी एक केस स्टडी के रूप में हमको ध्यान देना है। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीपी की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मनीला यानी फिलीपींस में है। तो सदस्य देशों की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में कुल मिलाकर 68 सदस्य देश हैं, जिनमें 49वां जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हम उद्देश्य की अगर बात करें तो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शेयर होल्डिंग के अंतर्गत अगर इसमें माने, इसमें जापान और अमेरिका के पास सबसे अधिक शेयर हैं। और भारत के स्थान की अगर बात करें तो भारत एडीपी के संस्थापक देशों में से एक माना जाता है। इसका अध्यक्ष जो है हमेशा जो है जापान नागरिक ही होगा। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीपी के जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा जापानी नागरिक ही होता है। और यह रिपोर्ट जो है हमें ये बताता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नामक रिपोर्ट तैयार जारी करता है। और साथ ही साथ और ऋण की अगर सवाल करें, यह सदस्य देशों को विकास के कार्यों के लिए
कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है यानी लोन देता है। और क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें अगर, तो भारत में इसका कार्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, सार्क यानी रक्षेस की बात करते हैं हम। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय जो है एक काठमांडू नेपाल में है। नेपाल यानी काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो सार्क का जो पूरा नाम का सवाल है, इसको कह सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके सदस्य देशों की बात करें तो मुख्य रूप से में कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। अफगानिस्तान जो है ये सन 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां सदस्य बना था। तो 8वां सदस्य जो है अफगानिस्तान 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में बना था। और प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करते हैं या 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था रक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन। तो भारत में अगर सम्मेलनों की बात करें तो सार्क का पहला सम्मेलन जो है भारत में 1986 में हुआ था, वो भी बंगलौर में हुआ था। बंगलौर जो कर्नाटक की राजधानी है। और सार्क चार्टर के स्थान पे देखें, स्थापना के समय इसमें जो है 10 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। उद्देश्य जो है इसकी अगर बात करें हम, तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और साथ साथ हम ऑब्जर्वर्स में देखें जैसे चीन, अमेरिका, जापान सहित कुल 9 प्रेक्षक देश हैं। तो चलिए हम आगे नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का दूसरे संस्करण की बात करते हैं। तो इसके आयोजक और उद्देश्य की अगर बात करें, या एक प्रकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य लक्ष्य है, इस शहरी आबादी में बढ़ती हुई गतिहीन जीवन शैली को बदलना है। और साथ साथ हम फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा ये 29 अगस्त 2019 को यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की। और साथ ही साथ इससे जो है भारत में गैर संचारी रोगों जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप का बढ़ाना और बोझ जो है एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है, जिसको मुख्य रूप से कह सकते हैं कार्निवल निवारक स्वास्थ्य देखभाल करता की दिशा में सरकार के नीतिगत प्रयासों का एक प्रकार का हिस्सा माना गया है। चलिए कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन का आयोजन जो है, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं इसके आयोजन के फोकस की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित इस आंदोलन में साइक्लोथॉन यानी में गुलाबी रंग का उपयोग विशेष रूप से स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का एक प्रतीक माना गया था। और स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस आयोजन में महिलाओं को अपनी शारीरिक फिटनेस यानी साइकिलिंग के माध्यम से ध्यान देना है और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति इनको प्रेरित करना है। अगर हम महिला स्वास्थ्य यानी सतत विकास लक्षण की बात करते हैं और नागरिक सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं तो कोलकाता में यह फिट इंडिया पिक्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था। ये जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं गुलाबी रंग का विशेष रूप से स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए किया गया था। अगले टॉपिक की बात करते हैं यूनेस्को। तो साथियों इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का जो है पूरा नाम है। तो यूनेस्को की स्थापना जो है ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय जो है ये फ्रांस यानी पेरिस में है। कुल सदस्य देशों की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 194 सदस्य हैं और 12 इसके सहयोगी सदस्य हैं। इसके शिक्षा की अगर बात करें उद्देश्य के अंतर्गत देखें, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना ही यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व धरोहर की अगर हम बात करते हैं, यह दुनिया भर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है।
तो भारत में अगर स्थल की बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत में है। और कलिंगर पुरस्कार की बात करें तो विज्ञान के प्रचार के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। और सृजनात्मक शहर के अंतर्गत अगर बात करें तो यह शहरों को उनकी कला और शिल्प के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल करता है। अगर हम रिपोर्ट के अंतर्गत देखें तो ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करता है। तो चलिए आगे हम अभिनेता चिरंजीवी को एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत बात करते हैं। तो यह पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता नंदमुरी तारक रामाराव के सम्मान में स्थापित किया गया था। तो यह सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो मुख्य रूप से अभिनेता चिरंजीवी को जो है एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो चिरंजीवी का जो योगदान है साथियों, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए हाल ही में भारत द्वारा पद्म विभूषण यानी 2024 में इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। तो जो है मुख्य रूप से करें क्षेत्रीय सिनेमा का भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान और कला एक सांस्कृतिक पुरस्कार से संबंधित है। तो चलिए हम आज डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करते हैं। डीआरडीओ इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। दोस्तों आदर्श इसका वाक्य जो है वलस्य मूलम विज्ञानम यानी शक्ति का आधार ही विज्ञान है। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे। इसका उद्देश्य जो है ये भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना डीआरडीओ का मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्रमुख मिसाइलों की बात करें तो अग्नि हो गया, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जो हैं ये मुख्य रूप से डीआरडीओ के मुख्य मिसाइलें हैं जो आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत हैं। और ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस को संयुक्त प्रकाश से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर हम डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का मुख्य युद्ध टैंक जो है एमबीटी है। और प्रयोगशालाओं की अगर बात करें तो भारत भर में इसकी 50 से अधिक अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। क्योंकि ये हल्का लड़ाकू विमान के अंतर्गत देखें तो तेजस के विकास में डीआरडीओ की अहम भूमिका रही है। तो चलिए हम अगले टॉपिक यानी रश्मिका मंदाना ने जीता तेलंगाना फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उनको चुना गया। तो क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहन देना तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह का उद्देश्य जो है स्थानीय प्रतिभाओं यानी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो सांस्कृतिक प्रभावों की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दक्षिण भारतीय सिनेमा अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा है बल्कि इसका पैन इंडिया प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने का काम हो रहा है। और साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में राज्य प्रायोजित पुरस्कारों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम आज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं। तो साथियों इसकी स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की इसका मुख्यालय जो है ये जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। तो महत्वपूर्ण अगर दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को जो है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में कुल मिलाकर 194 सदस्य देश हैं। और इसके प्रथम महानिदेशक जो थे वो ब्राक किसोल्म थे जो कनाडा से संबंधित थे। और वर्तमान महानिदेशक जो हैं टेड्रोस एडहामोस जो इथियोपिया से संबंधित हैं, इथियोपिया से। और भारत का केंद्र जो है ये मुख्य रूप से इसकी बात करें तो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो नई दिल्ली यानी भारत में है। इसका लक्ष्य जो है मुख्य रूप से कहें तो पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना ही WHO का मुख्य लक्ष्य है। इसकी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो 1980 में
दुनिया को चेचक मुक्त घोषित करना इसकी बड़ी सफलता थी। और इसकी जो निधि की बात करें, यह सदस्य देशों के योगदान और स्वैच्छिक दान से चलता है। तो अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। वीर चक्र विजेता केजी जॉर्ज का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, इनकी बात करते हैं तो वीरता पुरस्कारों का जो पदानुक्रम की बात करते हैं, वीर चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन सैन्य अलंकरण है। यानी परमवीर और महावीर चक्र के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन सैन्य अलंकरण जो है, ये वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं, वीर चक्र होता है। तो यह युद्ध के मैदान में दुनिया के सामने अदम्य साहस और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। हम राष्ट्रीय क्षति की अगर बात करें तो केजी जॉर्ज का निधन भारतीय सैन्य इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया है। ऐसे नायकों की गाथाएं युवाओं में राष्ट्रवाद और कर्तव्य निष्ठा का संचार करती हैं। तो रक्षा के क्षेत्रों के पुरस्कार और सम्मान मुख्य परीक्षा में इस सशस्त्र बलों का राष्ट्र निर्माण में योगदान के संदर्भ को उद्धृत किया जा सकता है। तो चलिए हम इसरो की बात करते हैं साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बात करते हैं। तो इसरो की स्थापना जो है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु यानी कर्नाटक में है। इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना है। हम विभाग की अगर बात करें तो यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी डीओस के अंतर्गत काम करता है। और प्रक्षेपण केंद्रों की जहां बात करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी एसडीएससी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और प्रथम उपग्रह की बात करते हैं, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह है जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। और मंगलयान की बात करते हैं, भारत ने अपने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा था 2013 से 14 के बीच। और चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। आदर्श वाक्य इसका जो है मानव जात की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान लक्ष्य की अगर बात करें तो गगनयान यानी मानव मिशन और शुक्रयान। तो चलिए हम क्रिकेट की बात करते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीता T20 विश्व कप। तो साथियों, यह एक प्रकार की ऐतिहासिक जीत रही है। तो भारत ने पहली बार 2007 में जीता था और दूसरी बार जो है 2024 में जीता और अब तीसरी बार जो है 2026 में यह ट्रॉफी जीती। तो फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने वैश्विक क्रिकेट में अपना दबदबा साबित कर लिया है। हम विश्व रिकॉर्ड की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट इतिहास की ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने T20 विश्व कप में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। और हम दृष्टिकोणों की अगर तरफ देखें तो खेल जो है ये कूटनीति, भारत में खेल अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार जो है युवाओं पर खेलों का प्रभाव दिया था। तो साथियों, 2007 में जो है अगर हम T20 विश्व कप की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2024 की अगर बात करें, इस दौरान रोहित शर्मा भारतीय टीम कैप्टन थे। लेकिन जब भारत 2026 में ट्रॉफी जीता, इस दौरान भारतीय टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। तो हम नीति आयोग की बात करते हैं, जिसको आज के पहले के समय में हम योजना आयोग के नाम से जाना करते थे। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई है। योजना आयोग के स्थान पर यह नीति आयोग बनाया गया है। इसका जो पूरा नाम है ये कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका सिद्धांत जो होता है ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर हम इसके तथ्यों की बात करें, यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय होता है। इसको हम थिंक टैंक कहते हैं।
और शासी परिषद की अगर बात करें, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और जो कार्य होता है ये सरकार के लिए रणनीतिक और नीतिगत सुझाव तैयार करना होता है। तो चलिए हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं साथियों। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ये उपलब्धि बहुत ऊंची बात है। तो जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें और टी20 तीनों फॉर्मेट यानी तीनों फॉर्मेट की हम बात करते हैं, कुल मिलाकर उन्होंने 500 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। तो तेज गेंदबाज के रूप में यह उपलब्धि जो है उनकी फिटनेस और निरंतरता को दर्शाती है। अन्य दिग्गजों की बात करें, उनसे पहले जो है 500 विकेट अंतर्राष्ट्रीय लेने वाले भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले अनिल कुंबले की बात करते हैं, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव, हरभजन सिंह, जहीर खान, जगावल श्रीनाथ और सर रविंद्र जडेजा यह कारनामा कर चुके हैं। 8वें जो है 500 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी करंट टाइम में जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं साथियों। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं यह भारत खेल के बुनियादों का ढांचा और प्रतिभा का एक विकास सूचक है। जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे बेस्ट टी20 गेंदबाज बन चुके हैं। तो चलिए हम आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं। तो साथियों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इसके आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और यह अधिनियम जो है यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित हुआ था। हम राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। हम मुख्यालय की बात करें तो 1937 में इसे अस्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और प्रथम गवर्नर की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर ओसबोर्न स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियाई थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें सीडी देशमुख थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसके सिंबल की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं तो ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर थे। और लेखा वर्ष की जब बात करें, आरबीआई का वर्तमान लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। और कार्य जो होता है इसका नोट जारी करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो सबरीना बिटमैन जर्मन की पहली महिला पुरुष टीम कोच बन चुकी हैं। तो साथियों खेल जगत की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ इस बार। सबरीना बिटमैन जर्मनी के पेशेवर फुटबॉल इतिहास में किसी पुरुष टीम की मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना जो है एक मुख्य रूप से यूरोप में फुटबॉल मुख्य रूप से एक पुरुष वर्चस्व वाला खेल माना जाता है। इस नियुक्ति ने प्रबंधन और रणनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं की क्षमता पर मुहर लगा दी है। तो साथ साथ हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, ग्लास सीलिंग प्रभाव को तोड़ना और वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता दिखाता है। तो चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। इसमें सदस्य देशों की बात करते हैं, कुल मिलाकर 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएनओ का मुख्य उद्देश्य मुख्य लक्ष्य है। इसके महासचिव की बात करते हैं, इसके सबसे बड़े अधिकारी को महासचिव सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। इसमें हम सुरक्षा परिषद में देशों की बात करते हैं, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और जिनके पास वीटो पावर होता है। आधिकारिक भाषाएं जो होती हैं इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं, जिनमें कह सकते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी जो हैं इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। हम नवीनतम सदस्य की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान नवीनतम सदस्य है, वो भी 193वां सदस्य देश बना था। तो चलिए हमारे इस स्मार्ट स्टडी ज्वाइन से जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।